एक जो इम्पोर्टेंट पॉइंट था स्वदेशी आंदोलन का, वो था राष्ट्रीय कला और संस्कृति का विकास करना। इसके अतिरिक्त जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट था वो था कि जो मॉडर्न एजुकेशन है, खास करके रविन्द्रनाथ टैगोर का इस बात पर जोर था कि जो आधुनिक जो शिक्षा है और जो ट्रेडिशनल शिक्षा मतलब पुराने समय की शिक्षा है, दोनों को आपस में मेल करके तब नई शिक्षा नीति बना करके बच्चों को, हिंदुस्तानी बच्चों को पढ़ाया जाए। और इसका प्रभाव भी बहुत जोरदार पड़ा। जब हिंदुस्तान के लोग अंग्रेज के भरोसे शिक्षा के क्षेत्र में नहीं रहे तो उन्होंने जगह जगह स्कूल खोले, कॉलेज खोले, लोगों में पढ़ने लिखने का भाव उत्पन्न हो गया, लोग होने लगे। तो ये सारा इंपॉर्टेंट फैक्टर था स्वदेशी आंदोलन का। और एक सबसे बड़ा जो इंपॉर्टेंट फैक्टर था वो था आत्मशक्ति, देश के लिए मरने मिटने का जज्बा पैदा होना। उदारपंथियों में कभी भी देश के लिए मरने मिटने का जज्बा पैदा नहीं हुआ था। वो अपनी जान देने कभी नहीं, किसी ने जान नहीं दिया। लेकिन अब चरमपंथियों का जो विश्वास था कि वो देश के लिए मरने मिटने के लिए तैयार हो गए। बहुत सारे कांग्रेस के नेता 1905 के बाद में जेल गए। वो आर्थिक रूप से स्वावलंबन होना चाहते थे, वो अंग्रेज सरकार पर निर्भर नहीं रहना चाहते थे। वो जेल की सजा भुगतने के लिए तैयार हो गए थे। और इसमें महिलाओं के और विद्यार्थियों की महती भूमिका हो गई थी। ये सारे इंपॉर्टेंट थे, फैक्टर थे स्वदेशी आंदोलन के, जो 1905 से लेकर के 1911-12 तक चला। अब इसका बॉस इफेक्ट क्या हुआ? इफेक्ट ये हुआ कि 3-4 इफेक्ट के बारे में बताना चाहता हूं। पहला कि उन्होंने जो बंगाल का जो विभाजन किया था उसको उन्होंने रद्द कर दिया। अब उन्होंने क्या किया कि ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल को मिला दिया। और इसके बदले में 1911 में बंगाल और उड़ीसा को, जो हिंदी भाषी क्षेत्र थे, उड़िया भाषी थे, उसको एक प्रांत बनाया और दूसरा प्रांत बंगाल का बनाया, जिसमें कि ईस्ट बंगाल के बंगाली और वेस्ट बंगाल के बंगाली एक राज्य के हिस्सा हो गए। तो पहला फैक्टर ये हुआ। दूसरा, अंग्रेजों को डर लग गया कि बंगाल में उस समय तक कलकत्ता अंग्रेजों की राजधानी थी और जिस तरह से बंगाल में राष्ट्रवाद का उभार हो रहा था और अंग्रेज अधिकारियों पर लोग हमलावर हो रहे थे, उससे अंग्रेज सरकार डर गया। उसे लगा कि कलकत्ता में अब ज़्यादा दिन तक अगर राजधानी रही तो हमें खैर नहीं है। तो इसीलिए उन्होंने 1911 में दिल्ली, कलकत्ता से दिल्ली राजधानी बनाया। तो 2 पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट क्या था? तीसरा पॉइंट दोस्तों ये था मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म। ये मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म 1909 में अंग्रेज सरकार ने लाया। और उसका मकसद क्या था? मकसद था कि राष्ट्रवादियों में फूट डालना, कंफ्यूजन पैदा करना और उदारवादियों को पीठ पर हाथ रखना, क्योंकि उन्हें उदारवादियों से ज़्यादा खतरा महसूस नहीं होता था। तो इसीलिए 1909 में उन्होंने मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म हिंदुस्तान में लाया। ब्रिटिश पार्लियामेंट ने पास किया। मॉर्ले उस समय में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया था और मिंटो यहाँ का गवर्नर जनरल प्लस वाइसराय था। इसी के नाम पर मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म 1909 एक्ट कहा जाता है। इसका जो इम्पोर्टेंट पॉइंट था वो ये था कि जो लेजिस्लेटिव काउंसिल था, वो जो जिसकी संख्या 16 थी, जो मैंने बताया था कि 1892 में उसकी संख्या 16 की गई थी, उसको अब 60 कर दिया। दूसरा, जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली में अब नॉन ऑफिशियल की संख्या, मतलब हिंदुस्तानियों की संख्या ऑफिशियल से ज़्यादा हो। और तीसरा पॉइंट था सांप्रदायिक भेदभाव उत्पन्न करना। और इसके लिए उन्होंने
पृथक से मुस्लिमों के लिए निर्वाचन क्षेत्र बनाया, सेपरेट इलेक्टोरेट का विधान बनाया। और यही जो बिंदु है वो बाद में भारत के विभाजन का बहुत बड़ा आधार बना। इसके बारे में हम अगले वीडियो में बताएंगे आपको कि किस तरह से हिंदुस्तान का बंटवारा हुआ। तो इस तरह से अंग्रेजों ने कोशिश किया कि जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया के जो काउंसिल जो 15 सदस्य होते थे उसमें 2 हिंदुस्तानियों को उन्होंने नियुक्त किया, और वायसराय के जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थे उसमें 1 हिंदुस्तानी को उन्होंने नॉमिनेट किया। लेजिस्लेटिव काउंसिल को बढ़ाया, मैंने उसकी संख्या 16 से लेकर 60 कर दिया गया। राज्य के जो लेजिस्लेटिव असेंबली थे उसमें इलेक्टेड मेंबर की संख्या बढ़ा दी गई और उसे बहुमत प्रदान किया गया। ऑफिशियल मेंबर मतलब जो नामांकित सदस्य होते थे उसके तुलना में ये सब सारे कार्य किए गए। लेकिन उन्होंने सांप्रदायिकता के बीज को भी उसी एक्ट में बो दिया, जिस बीज का विस्तार उन्होंने 1919 और 1935 के एक्ट तक करते रहे हो, और हिंदुस्तान को विभिन्न संप्रदाय में अंग्रेजों ने बांट दिया, ताकि जो हिंदुस्तान के जो मूल धारा है, जो मेन स्ट्रीम है, उसकी ताकत को कमजोर किया जा सके। ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर इस काल के इम्पैक्ट थे, मैंने उसको बोलेंगे इम्पैक्ट को, प्रभाव थे। अब दोस्तों चलते हैं कि 1905 से लेकर के 1918 के बीच में और क्या क्या हुआ। एक जो इंपॉर्टेंट पॉइंट था वो था लखनऊ पैक्ट। ये दोस्तों 1916 में लखनऊ पैक्ट किया गया था। इसके 2 बिंदु थे। पहला ये था कि कांग्रेस के जो 2 गुट 1907 में अलग अलग हो गए थे, चरमपंथी और उदारवादी, वो दोनों गुट एक साथ शामिल हो गए 1916 में। दूसरा, मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में समझौता हुआ, और इस समझौता को कराने वाले कौन थे? तिलक और जिन्ना, कांग्रेस की तरफ से। जिन्ना उस समय में कांग्रेस के सदस्य थे और उदारवादियों के हिस्सा थे। तो कांग्रेस में चूंकि तिलक 6 साल जेल काट करके आ गए थे, गोपाल कृष्ण गोखले की मृत्यु हो चुकी थी, जो उदारवादियों के सबसे बड़े नेता थे, तो अब जो कांग्रेस था वो पूरी तरह से बाल गंगाधर तिलक के नियंत्रण में था। और इसमें उन्होंने एक तो कांग्रेस के जो टूट फूट था उसको ठीक किया, और दूसरा उन्होंने मुस्लिम लीग के साथ में समझौता किया। लेकिन ये कांग्रेस की बहुत बड़ी चूक थी, क्योंकि मुस्लिम लीग उस समय में कोई बहुत ताकतवर शक्ति नहीं था। उसका मुश्किल से पूरे देश में 5 से लेकर 10,000 सदस्य थे। कोई वो राजनीतिक ताकत नहीं हुआ था। मुस्लिम लीग ने कांग्रेस के साथ में केवल और केवल बार्गेनिंग करने के उद्देश्य से समझौता किया था, और जो उस समझौते का जो बिंदु था कि दोनों मिलकर के, मतलब मुस्लिम लीग और कांग्रेस मिलकर के आगे की राजनीति में एक साथ स्ट्रेटजी तैयार करेंगे, एक साथ अंग्रेजों के खिलाफ में लड़ेंगे, वो ऐसा कभी भी मुस्लिम लीग ने नहीं किया। तो दोस्तों, मुस्लिम लीग से समझौता करना मेरे मत में कांग्रेस की सबसे जबरदस्त राजनीतिक चूक, क्योंकि इस समझौता से मुस्लिम लीग के नेता कांग्रेस के नेताओं के बराबर के स्तर पर पहुंच गए, और खास करके अंग्रेजों की निगाह में। और अंग्रेज यही चाहते थे। वो अंग्रेज कभी भी कांग्रेस को पूरे हिंदुस्तानियों का सबसे बड़ा प्रतिनिधि मानने के लिए तैयार नहीं होता था। उसका वजह यह था कि अगर वो ऐसा करता तो देश 1947 से पहले ही आज़ाद हो गया होता। दूसरी बात कि उसे कांग्रेस की बहुत सारी बातें माननी पड़ती,
जो वो करने के लिए तैयार नहीं था। तो अंग्रेज का 1909 के बाद में लगातार यही उद्देश्य रहा कि हिंदुस्तान के जो समाज में विभिन्न प्रकार की जातियां हैं, धर्म हैं, उनको अलग अलग आइडेंटिफिकेशन, उनकी अलग अलग पहचान बनाई जाए, ताकि वो एक साथ मिलकर के भारतीय राष्ट्रवाद के उदय में सहयोग नहीं दे सकें। क्योंकि जो ही भारतीय राष्ट्रवाद की ताकत बढ़ेगी, अंग्रेजों को हिंदुस्तान पर शासन करना मुश्किल होता जाएगा। इस चीज से बचने के लिए उन्होंने इस प्रकार के राजनीति को या नीति को अपनाया, और इन सब पहलुओं के बारे में हम आगे के वीडियो में आपको बताएंगे। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि चरमपंथियों ने 4 प्रकार के मेथड अपनाए थे। पहला स्वदेशी, दूसरा विदेशी सामानों का बहिष्कार, बाइकआउट ऑफ द फॉरेन गुड्स, और तीसरा नेशनल स्प्रेड ऑफ नेशनल एजुकेशन, माना अपने राष्ट्रीय शिक्षा का विकास, और चौथा पेसिव रेसिस्टेंस। अब पेसिव रेसिस्टेंस का हिंदी क्या होता है? निष्क्रिय विरोध हिंदी में कहेंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे मान लीजिए आप सरकारी मुलाजिम हैं, आपको ऑफिस जाना, आप नहीं जा रहे हैं, ये और स्वेच्छा से नहीं जा रहे हैं, जानबूझ करके नहीं जा रहे हैं, इसको बोलेंगे पेसिव रेसिस्टेंस। जिस तरह से कोई सामान बेच रहा है, आप उसको बेचने नहीं दे रहे हैं, विदेशी सामान, ये भी पेसिव रेसिस्टेंस का हिस्सा है। आपको गवर्नमेंट को टैक्स देना है, आप नहीं दे रहे हैं, ये भी पेसिव रेसिस्टेंस का हिस्सा है। तो हम नहीं दे रहे हैं। जैसे मैं आपके बाद के वीडियो में बताऊंगा किस प्रकार अंग्रेजों को 1945 के बाद में लगान वसूल करना मुश्किल हो गया था, खास करके देहाती क्षेत्रों में। इसके बारे में हम पूर्व के वीडियो में भी बता चुके हैं। इसको और विस्तार से हम बताएं कि अंग्रेज देश छोड़ने के लिए क्यों मजबूर हुआ। क्योंकि यहाँ की जो आर्थिक जो फायदे थे, जिसको शोषण करता रहा था पिछले 200 वर्षों से, वो उसका दायरा धीरे धीरे कम होता गया। तो इसके बारे में बाद में बात करेंगे। तो ये 4 प्रकार के मेथड चरमपंथियों ने अपनाया था, और इस तरह से हिंदुस्तान में वो आम जनता तक उनकी जो पहुंच है वो आम जनता तक पहुंच गई थी, जिसको मास मोबिलाइजेशन कहा जाता है। लेकिन हिंदुस्तानी जनता को जागरूक करने के अतिरिक्त उनके द्वारा शुरू किए गए विभिन्न प्रकार के आंदोलन थे 1905 से लेकर 1918 तक, उसके एक माइनस पॉइंट भी हुए। और वो माइनस पॉइंट क्या था कि उन्होंने जो भी आंदोलन चलाया उसमें ट्रेडिशनल पारंपरिक जो पहचान था हिंदुओं का, उसको उन्होंने सामने लाया। जैसे कि तिलक ने गणपति उत्सव महाराष्ट्र में जोर शोर से चालू कर दी। उन्होंने जब अंग्रेज सरकार ने 10 से 12 साल विवाह की उम्र लड़कियों के लिए बढ़ाने का कोशिश किया, द एज ऑफ कंसेंट एक्ट बोलते हैं उसको, उसका भी उन्होंने विरोध किया। तो सामाजिक क्षेत्रों में उन्होंने जो हिंदुओं की जो आइडेंटिफिकेशन था उसको उन्होंने लिया। बंगाल में भी आंदोलनकारियों ने रक्षाबंधन, गंगा नदी में स्नान करना, और स्नान करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन विरोध प्रकट करने के वास्ते गंगा नदी माने जो ट्रेडिशनल जो आइडेंटिटी है हिंदुस्तानियों का, उसका सहारा लिया गया। तो इस तरह से जो समाज में जो एक सामंजस्य था हिंदू, मुसलमान, बौद्ध, जैनी और सिख, क्योंकि हिंदुस्तान बहुधर्मी देश है, बहुत विभिन्न प्रकार के धर्म के मानने वाले लोग रहते हैं यहाँ, तो बहुत सारे जो चरमपंथी नेता थे वो हिंदू राष्ट्र की अवधारणा करने लगे, हिंदुओं की हित की बात करने। तो ये इस पीरियड का ड्रॉबैक था, कमी था, जिसको कि बाद में अंग्रेजों ने भुनाया। और वो कैसे भुनाया उसके बारे में हम आपको बता चुके हैं। 1909 का एक्ट, उसके बाद 1919 में, और उसके बाद 1935 के एक्ट में उन्होंने कॉमनल रिप्रेजेंटेशन को बढ़ावा देते गए, और बढ़ावा देने से हिंदुस्तान के विभिन्न धर्मावलंबियों के बीच में एक खाई उत्पन्न होती गई। इसके बारे में अलग से हम बताएंगे।
तो दोस्तों, जैसा कि अब मैंने आपको बताया कि 1905 के बंगाल विभाजन के बाद में हिंदुस्तान में दो प्रकार की धारा विकसित हुई। पहली धारा चरमपंथियों का था, जो कांग्रेस के अंदर ही रह करके वो संघर्ष करना चाहती थी, कांग्रेस के एजेंडा को विस्तार करना चाहती थी, मास मोबिलाइजेशन करना चाहती थी, आम जनता को कांग्रेस के साथ में जोड़ना चाहती थी। विभिन्न प्रकार के मेथड्स के बारे में मैंने आपको बताया कि उन्होंने कौन कौन से तरीके ईजाद किए जिससे कि मास मोबिलाइजेशन किया जा सके। लेकिन जो दूसरी धारा थी वो थी क्रांतिकारियों का। क्रांतिकारी आंदोलन हिंदुस्तान में 1900 ईस्वी या उसके कुछ समय पहले ही से पैदा हो गए थे और इसका दो फेज था। पहला जो मैंने फेज बताया कि 1900 से लेकर 1918 ईस्वी तक, और दूसरा फेज 1924 से लेकर के 1934 तक का पीरियड में हम इसको विभाजित कर सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों चलते हैं कि 1900 ईस्वी से लेकर 1918 ईस्वी तक के बीच में क्रांतिकारियों के क्या क्या महत्वपूर्ण कार्रवाई रही। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि क्रांतिकारी आंदोलन जो मैंने अभी बताया था कि वो चरमपंथी के तरीकों पर भी विश्वास नहीं करते थे। क्रांतिकारियों का कहना यह था कि जिस तरह से यूरोप में और अमेरिका में आंदोलनकारियों ने बम, गोला बारूद, हथियार का इस्तेमाल करके सफलता पाई थी, उसी तरीके को ईजाद करना होगा, क्योंकि ब्रिटिश साम्राज्यवादी बहुत ज़्यादा ताकतवर हैं और ये छोटे मोटे धरना प्रदर्शन आंदोलन से कुछ भी नहीं हो सकता है और अंग्रेजों को हिंदुस्तान से भगाया नहीं जा सकता है। तो इनका जो बेसिक जो मेथड था वो था हिंसक गतिविधियों के द्वारा बड़े बड़े अधिकारियों की हत्या करना, ताकि देश में सेंसेशन पैदा हो। अब इन क्रांतिकारी गतिविधियों को चलाने के लिए धन की आवश्यकता होती है, तो सरकारी खजानों को लूटना, डकैती करना, ये इनका मोडस ऑपरेंडाई था, माने तरीका। तो सबसे पहले जो क्रांतिकारी गतिविधियां शुरू हुई वो हुई महाराष्ट्र में। और दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि 1818 में तीसरा जो अंग्रेज और मराठों के बीच में युद्ध हुआ था, जिसमें कि मराठे पूरी तरह से पराजित हो गए थे और उनका सत्ता, मराठों की सत्ता हमेशा के लिए जाती रही, अंग्रेज काबिज हो गए। तो इससे सबसे ज़्यादा चित्पावन ब्राह्मण बहुत ज़्यादा खफा हुए, बहुत परेशान हुए। क्यों? आप जानते हैं कि जो पेशवा थे वो चित्पावन ब्राह्मण थे, बाल गंगाधर तिलक भी चित्पावन ब्राह्मण थे, विनोबा भावे भी चित्पावन ब्राह्मण थे और गोपाल कृष्ण गोखले भी चित्पावन ब्राह्मण। तो चित्पावन ब्राह्मण का मराठा साम्राज्य में जो बहुत दबदबा होता था, क्योंकि उनका पेशवा ही चित्पावन ब्राह्मण था, चाहे वो बालाजी विश्वनाथ हो या बाजीराव हो या बालाजी विश्व। तो सबसे पहले उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ में बगावत, और चापेकर बंधु, जिसको छापेकर बंधु कहते हैं, विष्णु बलवंत छापेकर, ये दो भाई थे। उन्होंने सबसे पहले रैंड की हत्या किया था, जो ब्रिटिश ऑफिसर था, और एयर्स्ट का। ये दोनों पुणे में वरिष्ठ अधिकारी थे। और छापेकर बंधुओं का ये कहना था कि जिस तरह से जो 1896-97 में जो पूना में जो प्लेग महामारी फैल गया था और हजारों की संख्या में लोग मर रहे थे, उस समय में ब्रिटिश सरकार की रवैया पूरी तरह से उदासीन था। उसने सही ढंग से स्वास्थ्य के क्षेत्रों में काम नहीं किया। तो इससे व्यथित होकर के छापेकर बंधुओं ने रैंड की और एयर्स्ट की हत्या कर डाली। और इसके अतिरिक्त विनायक दामोदर सावरकर ने मित्र मेला, एक गोपनीय संस्था बनाया, सेक्रेट सोसाइटी बनाया, जिसका नाम था मित्र मेला। उसके बाद में उन्होंने 1904 में अभिनव भारत, 1906 में मित्र मेला उन्होंने 1904 में संगठित किया था, और बाद में अभिनव भारत संस्था का निर्माण उन्होंने 1906 में किया था और मित्र मेला संगठन को उसमें मिला दिया था। इसके बाद में अनंत कन्हारे, जो अभिनव भारत के संगठन का ही सदस्य था, उसने
जैक्सन नामक ब्रिटिश जज जो नासिक में पदस्थ था, उसकी हत्या कर डाली थी। और हत्या करने का वजह क्या था कि विनायक दामोदर सावरकर का भाई गणेश सावरकर उसको एक छोटे से पंपलेट निकालने के एवज में उसे अंडमान निकोबार में डिपोर्टेशन की सजा या देश निकाला की सजा दे दी गई थी। इससे व्यथित होकर के कन्हारे ने जैक्सन की हत्या कर डाली थी। इसके बाद में बंगाल चलते हैं। बंगाल में जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि 1905 में बंग विभाजन के बाद वहाँ पर विभिन्न प्रकार के सेक्रेट सोसाइटीज, गोपनीय संस्थाओं का निर्माण और विकास हुआ पूरे बंगाल में। और इसमें एक जो गोपनीय संस्था था उसका नाम था अनुशीलन समिति। इसको कलकत्ता में वीरेंद्र घोष ने स्थापित किया था और ढाका में पुलिन दास ने गठित किया। ये इनका काम था अंग्रेज सरकार के बारे में इंटेलिजेंस या हिंदी में बोलेंगे आसूचना गठित करना, जानकारी प्राप्त करना और अंग्रेज सरकार के खिलाफ में जबरदस्त प्रहार करना, बम से, गोला से, बारूद से, हथियार से। वीरेंद्र घोष ने युगांतर पत्रिका भी पब्लिश करना शुरू किया। तो इस तरह से बंगाल में क्रांतिकारियों का जबरदस्त संगठन काम कर रहा था। 1912 में रासबिहारी घोष और सचिन सन्याल, इनके नेतृत्व में वायसराय लॉर्ड हार्डिंग के गाड़ी पर उन्होंने बम फेंका। हालांकि वो बम उन्हें लगा नहीं, उनकी एक चपरासी की मृत्यु हो गई थी उससे। इसके अतिरिक्त पंजाब में लायलपुर में एक डीएसपी की हत्या कर दी गई। डिप्टी कलेक्टर के घर में बम फेंका गया। अजीत सिंह ने क्रांतिकारियों को संगठित करना शुरू किया पंजाब में, उनका बहुत व्यापक असर था पूरे पंजाबियों में। हिंदुस्तान में इन क्रांतिकारियों के बढ़ते हुए प्रभाव के अतिरिक्त हिंदुस्तान के बाहर सैन फ्रांसिस्को, अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का एक बहुत बड़ा शहर है, वहाँ पर गदर पार्टी का गठन लाला हरदयाल के नेतृत्व में किया गया था। और इसके जो पहले जो अध्यक्ष थे वो सोहन सिंह बखना थे, सोहन सिंह बखना। और इसका जो गठन हुआ था वो हुआ था 1913 में। इसके बाद एक घटना हुई थी कामगाता मारू, एक जहाज का नाम था, जहां पर कि कुछ पंजाबियों ने गुरदीप सिंह के नेतृत्व में हांगकांग से इस जहाज में भर करके वो गए अप्रैल 1913 के लगभग में, और अप्रैल 1914 में। और ये वैंकूवर कनाडा जा रहे थे। वहाँ पर अंग्रेज सरकार के खिलाफ अभियान चलाने के लिए जा रहे थे, लेकिन कनाडा सरकार ने इन्हें नीचे उतरने नहीं दिया, लैंड नहीं करने दिया, और फिर इन्हें वापस कलकत्ता के बंदरगाह पर आना पड़ा, पोर्ट पर आना पड़ा। और अंग्रेज सरकार ने हुक्म दिया कि इन्हें पंजाब भेजा जाए, क्योंकि पंजाब के विभिन्न इलाकों से रहने वाले इस जहाज में सफ़र करने वाले लोग थे, पंजाबी थे। तो अंग्रेज सरकार का ये हुक्म हुआ कि इन्हें ट्रेन के द्वारा पंजाब लाई जाए, लेकिन ये पंजाबी लोग ट्रेन में चढ़ने से मना कर दिया, और जिसके कारण से करीब 25-30 लोग उसी में मारे गए। बहुत सारे लोगों को फांसी की सजा दी गई, बहुत सारे लोगों को लंबी अवधि की सजा दे दी गई। तो इंडिया बोलते हैं कामगाता मारू इंसिडेंट या घटना। 1905 में श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा इंडिया होम रूल सोसाइटी का गठन लंदन में किया गया था, और इसके द्वारा भी, इस संगठन के द्वारा भी अंग्रेज सरकार पर दबाव डालने के लिए विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों के द्वारा वहाँ के जनमत को प्रभावित करने का प्रयास किया जा रहा था। उसी का एक सदस्य मदन लाल ढिंगड़ा ने कर्जन वायली का हत्या कर दिया 1909 में, जो कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया का सहायक था। तो इस तरह से 1900 ईस्वी से लेकर के 1918 ईस्वी तक
क्रांतिकारियों के कार्यक्रम देश के विभिन्न भागों में और विदेश में भी चलते रहे। गदर नाम के पार्टी का गठन 1913 में हुआ था और इनके द्वारा गदर नाम की पत्रिका भी चलाई जाती थी। 1915 में ये लाला हरदयाल के नेतृत्व में ये जर्मनी के बर्लिन में आए और वहाँ पर इन लोगों ने विचार किया कि 1915 में पंजाब में सशस्त्र क्रांति किया जाए, लेकिन अंग्रेज सरकार को इसके बारे में पता लग गया और बारी बारी से उन्होंने गदर पार्टी के सदस्यों के खिलाफ में कार्रवाई किया। उनको बहुत सारे को फांसी दे दी गई, बहुतों को लंबी अवधि की सजा दे दी गई, बहुत सारे लोगों को अंडमान निकोबार काला पानी की सजा दे दी गई। तो इस तरह से गदर पार्टी का कार्यक्रम फेल हो गया। इसके बाद में दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि 1918 के बाद में गांधी जी का प्रादुर्भाव हो चुका था और उनके द्वारा असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू कर दिया गया था। गांधी जी कांग्रेस के एक छत्र नेता हो गए थे जो 1947 तक रहे। तो 1918 से लेकर के 1924 तक क्रांतिकारी आंदोलन की गतिविधि लगभग सुप्त प्राय रही, लेकिन 1924 से लेकर 1924 से लेकर 1934 तक पुनः क्रांतिकारियों का दबदबा भारतीय राजनीति पर शुरू हो गया। और सबसे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है पहला काकोरी कांड। काकोरी कांड यूपी में एक जगह है सहारनपुर के पास में, और यहाँ पर जो गवर्नमेंट ट्रेजरी था, सरकारी खजाना, उसको लूटने का काम असफकुल्ला खान और राम प्रसाद बिस्मिल के द्वारा किया गया था और उनके बहुत सारे साथियों के साथ में। बाद में इस काकोरी कॉन्स्पिरेसी इसको बोलते हैं, जो 1925 में हुआ था, और इसके तहत में इन दोनों को अंग्रेजों ने फांसी पर लटका दिया था। इसके बाद में क्रांतिकारियों ने HSRA, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना किया था और इस स्थापना में भगत सिंह, भगवती चरण बोहरा, चंद्रशेखर आजाद और बहुत सारे क्रांतिकारियों का सहभागिता था। और अब उन्होंने निर्णय लिया कि उनके संगठन का जो उद्देश्य होगा वो समाजवादी होगा, सोशलिस्ट माने समाजवादी। और इसके अतिरिक्त उन्होंने अपने स्ट्रेटजी में ये भी चेंज किया कि अब जो हम लोग कार्रवाई करेंगे उसमें व्यक्तिगत वीरता को छोड़ करके सामूहिक नेतृत्व पर, सामूहिक कार्रवाई पर बल देंगे। तो ये उनका मुख्य एजेंडा था। लेकिन इसी बीच में लाहौर कंस्पिरेसी केस, षड्यंत्र केस हो गया 1928 में। और इसका रीजन ये था कि जैसे दोस्तों आप जानते हैं कि साइमन कमीशन हिंदुस्तान में आया था 1927 में, और इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था कि गवर्नमेंट ऑफ ब्रिटिश क्राउन ने जो 1919 का एक्ट पास किया था उसमें एक क्लॉज लगा हुआ था कि इस एक्ट का मूल्यांकन प्रत्येक 10 साल के अंदर किया जाएगा और जो भी इसमें कमियां होगी उसको दूर करने का प्रयास किया जाएगा। तो इसीलिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने साइमन के नेतृत्व में एक कमीशन इंडिया भेजा, लेकिन हिंदुस्तान में एक ही आवाज गूंजा कि गो बैक साइमन, साइमन लौट जाओ। तो इस यह नारा इतना ज्यादा प्रभावी हुआ, देश के कोने कोने में चप्पे चप्पे पर यह आवाज सुनाई देने लगा। और पंजाब में इसका नेतृत्व लाला लाजपत राय ने किया था और इसमें लाला लाजपत राय को गंभीर रूप से लाठी की चोट लगने से उनकी मृत्यु हो गई थी। और ये लाठी चलाने वाले का नेतृत्व कौन कर रहा था? पुलिस ऑफिसर सॉन्डर्स। तो क्रांतिकारियों ने लाला लाजपत राय की मृत्यु का बदला लेने के लिए उन्होंने सॉन्डर्स की हत्या किया। और सॉन्डर्स की हत्या किसने किसने किया? भगत सिंह ने, राजगुरु ने और आजाद ने। इन लोगों ने मिलकर के सॉन्डर्स की हत्या 1928 में कर डाली। और इसीलिए 1931 में
भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, इन तीनों को फांसी की सजा मिल गई। इनको 1931 में फांसी, 23 मार्च 1931 को फांसी दे दी गई। इसके कुछ दिन के बाद अल्फ्रेड पार्क इलाहाबाद में चंद्रशेखर आज़ाद का मुकाबला पुलिस से हुआ, ब्रिटिश पुलिस से हुआ, और वहाँ पर उन्हें मजबूरन अपनी अंत में खुद गोली चला करके आत्महत्या करना पड़ा, क्योंकि पुलिस ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया था। तो इस तरह से जो महत्वपूर्ण क्रांतिकारी नेता थे, 1931-32 तक आते आते सारे लोग या तो जेल के शिकंजे में चले गए थे, या उनको अंग्रेजों ने फांसी पर चढ़ा दिया था, या उन्हें काला पानी की सजा दे दी गई थी। तो इस तरह से जो क्रांतिकारी आंदोलन था वो पूरी तरह से बिखर गया था। लेकिन बंगाल में इस क्रांति की लौ को जलाया सूरजसेन। 1930 में सूरजसेन ने चिटगांव आर्मोरी पर धावा बोला, उनके हथियार वगैरह सब लूट लिए, अंग्रेजों को बेबस कर दिया। इस कार्यक्रम में महिलाओं ने भी इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, विद्यार्थियों ने भी हिस्सा लिया, लेकिन अंत में अंग्रेज चिटगांव आर्मोरी को कब्जा करने में सफल हो गए। 1934 में सूरजसेन पकड़ा गया और उसे फांसी की सजा दे दी गई। तो दोस्तों, इस तरह से देखते हैं कि 1924 से लेकर के 1934 तक क्रांतिकारियों का पंजाब में, बंगाल में और देश के अन्य भागों में बोलबाला रहा। 1931 में एक बहुत बड़ी घटना हुई, जो मिदनापुर का जो कलेक्टर, जैसे बुर्ज या पीडी या डगलस, लगातार 3 कलेक्टर की हत्या, क्रांतिकारियों ने मिदनापुर के 3 कलेक्टर की हत्या 1931 में कर डाली थी। ये बहुत बड़ी घटना थी, 1 by 1। तो आप देख सकते हैं कि क्रांतिकारियों ने देश के जनमानस का मनोबल बढ़ाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। हालांकि वो अपने उद्देश्य में सफल नहीं हुए, उनके बहुत सारे नेता मारे गए या काला पानी के लिए भेज दिए गए। तो अंतोगत्वा जो हमने क्रांतिकारी आंदोलन के बारे में बताया, जो 2 भाग में विभक्त था, उसके फेल होने के कारण क्या थे? पहला कि उनमें संगठन का अभाव था, दूसरा उनमें हिंदुस्तान के स्तर पर एक नेतृत्व का अभाव था। पंजाब वाले पंजाब तरफ से लड़ रहे थे और वेस्ट बंगाल वाले बंगाल के नेतृत्व में लड़ रहे थे। तो एक ऑल इंडिया जो संगठन होता है, वो संगठन का अभाव था। तीसरा कि वो मास मोबिलाइजेशन नहीं कर पाए, मतलब आम जनता तक उनकी पहुंच नहीं हो पाई। चौथा, उनके पास में हमेशा धन का अभाव रहता था। पांचवा, अंग्रेज साम्राज्यवादी बहुत ताकतवर थे और उसके सामने में उनके जो क्रांतिकारियों के जो रिसोर्सेज थे बहुत छोटे पड़ते थे, और इसके कारण से वो असफल हुए। दोनों फेज में असफल होने का मुख्य कारण यही रहा। हालांकि वो गांधी जी के विचारधारा से सहमत नहीं थे। जैसे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट गांधी जी ने शुरू किया था, वो फेल हो गया, तो उसके बाद में उनमें बहुत ज़्यादा हताशा हुआ। लेकिन गांधी जी के नेतृत्व के बदले में एक वैकल्पिक नेतृत्व देने में वो सक्षम नहीं हो पाया। उसका रीजन यही था कि उन्होंने ऑल इंडिया स्तर पर कोई ऐसा संगठन, क्रांतिकारी संगठन खड़ा नहीं किया था जो अंग्रेज सरकार या अंग्रेज हुकूमत को सीधे सीधे चैलेंज कर सकता हो। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? आप अपने सुझाव जरूर दीजिए। मैंने कोशिश किया है कि अधिक से अधिक जानकारी आप तक पहुंचाई जाए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप जरूर शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरा हौसला अफजाई करें। वीडियो को देखने के लिए आप AJIS अकेडमी इंदौर लिखें यूट्यूब पर और उसको सब्सक्राइब करें। आपको मेरे द्वारा डाले गए सारे वीडियो मिल जाएंगे, और मैं खास करके UPSC और MPPSC और दूसरे स्टेट के सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन होते हैं, उनके लिए मैंने इन वीडियोस को बनाया है। तो आपको ज़रूर अच्छा लगेगा। ऑनलाइन क्लासेस भी लगाने वाला हूं। आप अधिक से अधिक मेरे ग्रुप को, मेरे वीडियोस को सब्सक्राइब करें। मैं आपके साथ में लाइव क्लासेस लूँगा और मुझे उम्मीद है
कि आप मेरे क्लासेस से लाभान्वित होंगे। थैंक यू वेरी मच।